हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एंड टुडे वी विल गोना कवर अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। तो आप जैसा कि जानते हैं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में सारे चैप्टर्स में अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम सब कुछ पूरी डिटेल में उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट एवरीथिंग, द एक्सक्रीटरी सिस्टम और द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम एंड में एक टॉपिक ज़रूर पढ़ते हैं, द रेगुलेशन, मतलब किस तरीके से इस ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन की फंक्शनिंग को हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमने सेम चीज़ पढ़ी थी रेस्पिरेशन में, हमने सेम चीज़ पढ़ी थी किसमें, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाला जो था चैप्टर उसमें। एंड नाउ फाइनली वी आर स्टडिंग द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग। तो भाई किडनी के फंक्शंस को हम किस तरीके से कंट्रोल करवा सकते हैं, ये चीज़ें हमें यहाँ पढ़ना है। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो मैकेनिज्म आप यहाँ पढ़ने वाले हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे? क्लास 11th में, क्लास 12th में, फर्स्ट ईयर MBBS, सेकेंड ईयर MBBS, थर्ड ईयर का मुझे आइडिया नहीं है। तो भाई फर्स्ट सेकेंड ईयर तक तो ये रास मैकेनिज्म जो इसमें हम एक मैकेनिज्म स्टडी करने वाले हैं, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो भाई इसको ध्यान से पढ़िए, इसको कंसेप्चुअली समझिए, बिकॉज आगे आने वाली टॉपिक्स में ही आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, रेडी है आप? चलिए तो शुरू करते हैं। कैसे होता है भाई रेगुलेशन किडनी के फंक्शनिंग का? सो इट इज डन बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इट इन्वॉल्व्स हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब किडनी की जो फंक्शनिंग को कंट्रोल किया जाता है वो बेसिकली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। किसकी हेल्प से किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। एंड इट इज नोन एज हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। एंड दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व हाइपोथैलेमस। क्या क्या होता है इसमें इन्वॉल्व? सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ऑर्गन प्रेजेंट इन द ब्रेन, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। देन JGA, juxtaglomerular apparatus, एंड लास्टली द हार्ट। तो क्या तीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शनिंग? नंबर 1 हाइपोथैलेमस, second is JGA, that is juxtaglomerular apparatus, JGA, juxtaglomerular apparatus, and thirdly the heart। एक एक करके तीनों को देखना होगा और हमें सबको समझ आ जाएगा। चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी। अब मैं अगर बोलूँ इन तीनों चीज़ों को जिनको मिलकर किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करना है, ये कब एक्टिवेट होंगे? क्या नॉर्मली कुछ भी अपने आप ही हाइपोथैलेमस अपने आप से किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करे जा रहा है, ज़रूरत नहीं है तब भी करे जा रहा है? तो ऐसा नहीं होता। देयर मे बी सम डिस्टर्बेंसेस, कुछ बॉडी में डिस्टर्बेंस होगा। जैसे कि हो सकता है ब्लड वॉल्यूम में कोई चेंज है। आपने पढ़ा था ग्लोमेरुलाई में 1/5 ऑफ द टोटल ब्लड कार्डियक आउटपुट जाता है, दैट इज 1100 to 1200 ml। हो सकता है वो ब्लड वॉल्यूम कम जा रहा हो, रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया हो। सेकेंड चीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी में जो फ्लूइड्स की वॉल्यूम है वो कुछ कम या ज्यादा हो गई हो। आयोनिक कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द बॉडी, उसमें कुछ फ्लक्चुएशन आया हो। तो अगर बॉडी में कुछ भी फ्लक्चुएशंस जब आ रहे हैं, जब कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, लाइक द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयन कंसंट्रेशन, तब ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। And once these osmoreceptors get activated, they will activate any of the following mechanism that will ultimately bring back to kidney functioning to the normal, जो ultimately kidney के functions को normal levels पे ले आएगा। ठीक है, समझ आ गई कहानी? तो osmoreceptors जब activate होते हैं जब body में कोई disturbances होते हैं। अब हम पहला रेगुलेशन देख लेते हैं किडनी का, which is by ADH. Now what do you understand by ADH? ADH is anti-diuretic hormone, anti-diuretic hormone। सो एंटी डायोरेटिक हार्मोन एक हार्मोन होता है जो कहाँ से रिलीज होता है? इट इज सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कहाँ से रिलीज होता है? इट इज रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब उसका नाम आप देखो, ADH, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेसिस के अगेंस्ट जो काम करेगा उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं ADH। तो क्या करता है ADH? व्हेन बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज, जब बॉडी में क्या हो रहा है, जो फ्लूइड्स का लेवल है वो डिक्रीज होता है,
So the osmoreceptors stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone ADH or the vasopressin. क्या होता है भाई, जैसे ही बॉडी में कुछ भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, बॉडी में फ्लक्चुएशंस आते हैं, लाइक द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इज अफेक्टेड, बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो अफेक्ट हो रहा है, तो फ्लूइड वॉल्यूम के अफेक्ट होने से कौन एक्टिवेट होंगे? ऑस्मोरिसेप्टर्स। क्या ऑस्मोरिसेप्टर्स ही अपने आप एवं ही हवा में एक्टिवेट होते रहते हैं? नहीं। क्यों एक्टिवेट हो रहे हैं ऑस्मोरिसेप्टर्स? बिकॉज बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। अब बॉडी से फ्लूइड वॉल्यूम क्यों कम हो रहा होगा? मे बी ये रीजन हो सकता है जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, उनको वापस से जितना रीअब्जॉर्प्शन करना चाहिए था वो रीअब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए सारा का सारा फ्लूइड बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है। तो भाई इसीलिए जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए। ऑस्मोरिसेप्टर्स ने जाके एक्टिवेट किया हाइपोथैलेमस को। किसको एक्टिवेट किया? हाइपोथैलेमस। नाउ दिस हाइपोथैलेमस विल एक्टिवेट द पिट्यूटरी। विच पिट्यूटरी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देगा। एंड जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट होगा, सो देयर विल बी रिलीज ऑफ एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और एडीएच का दूसरा नाम होता है वेसोप्रेसिन। क्या नाम होता है एडीएच का दूसरा? वेसोप्रेसिन। So hypothalamus will activate posterior pituitary will release ADH, और ये ADH अब क्या करेगा? ये रिलीज हुआ है तो अब रिलीज हुआ है तो कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, तो क्या करेगा ADH? ADH will reabsorb water from kidney। किडनी से ज्यादा पानी का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, किसके कारण? इस ADH के कारण। ओके और साथ साथ में क्या करता है भाई हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस एक और फंक्शन करता है। हाइपोथैलेमस पहला फंक्शन तो क्या करा हाइपोथैलेमस ने? इट एक्टिवेट्स पिट्यूटरी फॉर द रिलीज ऑफ वेसोप्रेसिन और एडीएच। सेकेंड थिंग जो हाइपोथैलेमस करेगा वो ये करेगा, बॉडी में जो थर्स्ट सेंटर्स हैं, थर्स्ट रिसेप्टर हैं, प्यास लगे आपको, प्यास लगे, ऐसे वाले रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देगा। सो आपको प्यास लगेगी तो यू विल कंज्यूम मोर वाटर, एंड व्हेन यू विल कंज्यूम मोर वाटर, और यहाँ पे ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है किडनी से, तो अल्टीमेटली क्या होगा? द वाटर बैलेंस, जो भी फ्लूइड लेवल है बॉडी का, वो नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएगा। आ गई सारी बात समझ? नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएगा। क्लियर हुई कहानी कि नहीं हुई? जल्दी से बोलो। हो गई ना? बढ़िया। सो हाइपोथैलेमस का क्या रोल देखा भाई आपने? हाइपोथैलेमस जो होता है वो कैसे एक्टिवेट होता है? सबसे पहले फ्लूइड्स का लेवल कम हो गया, तो हमें देखो हमें क्या पढ़ना है, या तो जीएफआर कम हो गया या तो जीएफआर बढ़ गया। तो अगर जीएफआर कम हो रहा है तो उसके लिए क्या हो सकता है भाई? हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है। कैसे होता है भाई? क्योंकि फ्लूइड्स जो है लेवल वो डिक्रीज हो रहा है, फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स किसको एक्टिवेट कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर रहे हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिवेट कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जो रिलीज करता है एडीएच विच इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। सेकेंड जो हाइपोथैलेमस करता है वो क्या करता है? थर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण आप ज़्यादा पानी पीते हो और जिससे अल्टीमेटली जो बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम है वो वापस से रिस्टोर हो जाती है। इसी को हम लोग सॉरी इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म या नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्स। तो मैंने आपको समझाया था ना, हार्मोनल फीडबैक रिस्पॉन्स के थ्रू हम लोग किडनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। समझ में आया रोल ऑफ हाइपोथैलेमस? पक्का पक्का। इट स्टिमुलेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो आपको ये याद रखना है, जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ये क्या कर रहा है? द एंटी डायोरेटिक हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। Thus, ADH prevents diuresis and increases body fluid volume. Diuresis क्या होता है? Diuresis is loss of water from body, loss of excessive water from body. तो भाई जो ADH है वो क्या प्रिवेंट कर रहा है? ADH is preventing diuresis and increases body fluid volume. बॉडी में fluid volume को भी increase कर रहा है। कौन? ADH. And ADH is secreted by hypothalamus. तो आपको तीन ऑर्गन्स का ही तो रोल पढ़ना है, द हाइपोथैलेमस, द JGA, juxtaglomerular apparatus, and the heart. तो उसमें से आपको हाइपोथैलेमस की कहानी सारी की सारी क्लियर हो गई है कि हाइपोथैलेमस कब एक्टिवेट होता है, क्या सिक्रीट करता है, एंड जो भी सिक्रीशन होता है दैट इज ADH। ADH का रोल क्या होता है? एम आई क्लियर टू यू? ओके बढ़िया। चलिए अब increase in fluid volume switches off the osmoreceptors and suppresses the ADH release to complete the feedback.
अब चलो ठीक है, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हुई थी तो इसीलिए हमने देखा कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ था, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए जिन्होंने हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट, ये सारी प्रोसेस हुई थी। लेकिन नाउ अब क्या हुआ है, एडीएच रिलीज हुआ जिससे वाटर का जो वॉल्यूम था वो रीस्टोर हो गया है। अब वाटर की जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम अब कम नहीं है, जितना होना चाहिए था उतनी बैक टू नॉर्मल हो गई है। अब जब फ्लूइड वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, दैट इज इंक्रीज इन द फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे ही फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगी द ऑस्मो रिसेप्टर्स विल बी स्विचेस ऑफ। अब जो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए थे फ्लूइड वॉल्यूम के कम होने के कारण, जैसे ही फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ी ये ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो गए। क्या हो गए? स्विच ऑफ। एंड व्हेन ऑस्मो रिसेप्टर्स गेट स्विच ऑफ तो हाइपोथैलेमस का जो एक्टिवेशन था, एक्टिवेशन फैक्टर, वो भी खत्म हो गया। अब नाउ एडीएच रिलीज होगा, क्या हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को बोलेगा रिलीज एडीएच? नो, देयर विल बी नो रिलीज ऑफ एडीएच। सो दिस इज हाउ दे कंप्लीट द मैकेनिज्म। अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम हुई तो एडीएच रिलीज होगा, एक बार फ्लूइड वॉल्यूम रीगेन हो गई, रीस्टोर हो गई तो क्या होगा? ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाएंगे एंड वंस द ऑस्मो रिसेप्टर्स गेट स्विचेस ऑफ देयर विल बी नो रिलीज ऑफ एडीएच। ओके, ADH constrict blood vessels resulting in an increase of blood pressure. This increases the glomerular blood flow and the GFR. तो ADH का एक और बहुत important application होता है, that is vasoconstriction. That is vasoconstriction. वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो भाई जो ADH होता है एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्ट कराता है। एंड व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन तो जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर वो क्या होता है? इट विल इंक्रीज। जब भी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, देयर इज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर तो जो रीनल ब्लड फ्लो होता है, मतलब ग्लोमेरुलाई में जो ब्लड आने वाला रहता है वो भी बढ़ जाता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीजेस विच इज कमिंग इन ग्लोमेरुलाई। तो अब अगर रीनल ब्लड फ्लो बढ़ गया है तो व्हाट विल इंक्रीज? GFR विल इंक्रीज। GFR विल इंक्रीज। तो हमारा अल्टीमेट एम, मैंने आपको क्या समझाया था भाई, दो ही दिक्कत है, या तो GFR कम हो रहा है या तो GFR बढ़ गया है। तो GFR अगर कम हो गया है, अभी कम वाला हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उसे बढ़ाना होगा, नॉर्मल करना होगा। तो कैसे होगा नॉर्मल? हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, ADH रिलीज करेगा। ADH क्या करवाएगा? ADH विल डू द वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। और जैसे ही वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा? द ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? द ब्लड प्रेशर जिससे बढ़ेगा तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्लोमेरुलाई में आने वाला जो ब्लड है वो बढ़ेगा एंड GFR विल ऑल्सो इंक्रीज, और GFR भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आई पूरी कहानी हाइपोथैलेमस के बारे में? तो भैया ये कहानी इंपॉर्टेंट है, ये कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, एक बार रिवाइज कर लें। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? फ्लूइड वॉल्यूम कम हुई। फ्लूइड वॉल्यूम कम हुई तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए। ऑस्मो रिसेप्टर्स ने किसको एक्टिवेट किया? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने किसको एक्टिवेट किया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया? रिलीज किया ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन ने क्या किया? उसने DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे काम किया, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया। सेकेंड चीज जो ADH करता है वो क्या करता है? व्हाट? वेरी गुड, इट लीड्स टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। ADH पहला तो उसने करवाया वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सेकेंड चीज जो करी ADH ने, दैट इज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया। जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ब्लड फ्लो बढ़ गया, जिससे GFR बढ़ गया। तीसरी चीज जो हाइपोथैलेमस करवा रहा है भाई, वो क्या करवा रहा है? ADH नहीं, हाइपोथैलेमस। वो क्या करवा रहा है? थर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे आप ज्यादा वाटर कंज्यूम करोगे एंड अल्टीमेटली द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी विल बी रिस्टोर्ड। ओके, तो समझ आया पूरा रोल ऑफ हाइपोथैलेमस? ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू रेगुलेशन बाय JGA। अब जब आपको हाइपोथैलेमस की कहानी समझ आ गई है तो अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट JGA। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय JGA? JGA इज juxtaglomerular apparatus। JGA इज juxtaglomerular apparatus। अब ये JGA क्या करता है? JGA जो होता है, पहली बात तो बनता कैसे है? juxtaglomerular apparatus। तो JGA is comprised of DCT, cellular modification in the DCT and the efferent arteriole।
तो आपने पढ़ा था जो ग्लोमेरुलाई होती है कुछ इस तरीके की, वो बनती है यहाँ से विथ एफरेंट आर्टीरियोल और यहाँ से ब्रांच निकलती है, इट इज़ द इफरेंट आर्टीरियोल। फिर यहाँ प्रेजेंट होता है बोमेन्स कैप्सूल, और बोमेन कैप्सूल जो होता है फिर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली, इस तरीके से कुछ आके, सपोज दिस इज डीसीटी एंड फाइनली द कलेक्टिंग डक्ट। कुछ इस तरीके का आपने पढ़ा है। तो आप बोलोगे मैम डीसीटी तो यहाँ पे होता है, दिस इज डीसीटी, दिस इज डीसीटी एंड दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल, तो इनके बीच में कैसे कनेक्शन लिंक स्टैब्लिश हुई कि जेजीए बना? तो भैया सुनो मेरी बात, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर ऐसे हाईली फोल्डेड होता है, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके ऐसे करके दिखाया है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये नहीं है। द ट्यूब्यूलर पार्ट्स आर हाईली फोल्डेड होते हैं, बिकॉज इतने सारे नेफ्रॉन्स को एकोमोडेट करना है, और अगर वो फोल्डेड नहीं हुए तो भाई कैसे एकोमोडेट होंगे? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि फोल्डिंग्स के फॉर्म में होता है, और वो फोल्डिंग्स कुछ इस टाइप से होती है कि डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। सो जेजीए जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कैसे बनता है? जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस इज फॉर्म्ड बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियोल। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपसे यही पूछेंगे कि जेजीए बनता कैसे, क्या है जेजीए? तो जेजीए जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कैसे बनता है? बाय डीसीटी एंड एफरेंट आर्टीरियोल। डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल मिलके बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? वो बना लेते हैं जेजीए। और कहाँ बनाते हैं? एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, जहाँ पे भी डीसीटी और एफरेंट आर्टीरियोल कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं उस जगह पर फॉर्म हो जाएगा जेजीए। क्लियर? तो जेजीए बनता कैसे है आपको ये समझ में आ गया, किस से बनता है ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज द फंक्शनिंग, किस तरीके से ये अपैरेटस काम करता है, तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये कब काम करेगा? जेजीए विल वर्क व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द लेवल ऑफ जीएफआर। ठीक है, जब भी जीएफआर जो होगा वो कम होगा तभी ये जेजीए अपैरेटस एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे एक्टिवेट होता है भाई? जेजीए रेगुलेट्स द जीएफआर बाय रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म और द रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसको रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो जेजीए अपैरेटस होता है वो क्या करता है? वो रेगुलेट करता है जीएफआर के लेवल्स को। कैसे करता है? बाय रास मैकेनिज्म। विच मैकेनिज्म? बाय रास मैकेनिज्म। चलो देख लेते हैं क्या होता है भैया ये रास मैकेनिज्म। ठीक है, चलो समझो, बहुत आसान है, बहुत आसान। सबसे पहले कब एक्टिवेट होगा? तो देखो, जीएफआर कम हुआ, यही सबसे बड़ा सिग्नल है। क्या कम हो गया? जीएफआर। जैसे ही जीएफआर कम होता है तो जेजी जो हमारा जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है उसमें प्रेजेंट होती हैं जेजी सेल्स। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस की सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं जेजी सेल्स। तो जेजी सेल्स विल रिलीज, जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगी, जेजी सेल्स क्या होंगी? एक्टिवेट होंगी। और जैसे ही जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगी तो जेजी सेल्स विल रिलीज अ हार्मोन जिसका नाम होता है रेनिन। तो जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगी? रेनिन रिलीज होगा। ठीक है, हो गया रेनिन रिलीज। नाउ व्हाट विल दिस रेनिन डू? रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। क्या बोला मैंने? ये जो रेनिन है ये क्या करेगा? रेनिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट, हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है पहले से एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेंगी इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 कौन करता है ये कन्वर्जन? दिस कन्वर्जन इज डन बाय द एंजाइम रेनिन। और रेनिन कहाँ से रिलीज हुआ है? रेनिन इज रिलीज फ्रॉम द जेजी सेल्स ऑफ जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। जो जेजी अपैरेटस है उसमें प्रेजेंट होती है जेजी सेल्स और वो रिलीज करती है रेनिन। रेनिन क्या करेगा? रेनिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन दिस एंजियोटेंसिन 1 will be converted into angiotensin 2. Will be converted into angiotensin 2 by an enzyme known as ACE enzyme, angiotensin converting enzyme.
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस एंजाइम। ठीक है, तो क्या कहानी हो रही है अभी तक समझ में आया? ये प्रोसेस होगी लंग्स में। कहाँ होती है? लंग्स में, जो सेकंड वाली प्रोसेस है। तो सुनो, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्या हुआ अभी तक भाई? जेजे रेगुलेट्स द जीएफआर बाय रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, यही कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। या है ना एंजियोटेंसिन, इसी को हम लोग बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या होता है? अ फॉल इन जीएफआर या ब्लड ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर किसी में भी कम हो, या तो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कम हो रहा है, या ब्लड फ्लो कम हो रहा है, या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कुछ भी अगर कम हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या होगा? जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी और दे विल रिलीज रेनिन। क्या रिलीज करेंगे? दे विल रिलीज रेनिन। रेनिन इज अ हार्मोन, हार्मोन विल बी रिलीज। अब रेनिन रिलीज होगा तो क्या होगा? ये बना लो जल्दी से, लिख लो, देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, हो गया? तो मैं इसे इरेज कर रही हूँ। नाउ अब क्या होगा? रेनिन क्या करेगा? रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1, है ना? क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 1 ब्लड में, जो हमारे ब्लड में ये पहले से था, ये हमारे ब्लड में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ था। अब जैसे ही रेनिन आया तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर दिस एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 1 will be converted into angiotensin 2। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये अब क्या करेगा? सो एंजियोटेंसिन 2 जो है सबसे पहले ये कराता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इट इज अ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। सबसे पहले ये कराएगा वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो उससे क्या होता है भैया? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे अल्टीमेटली जीएफआर बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात? बहुत ईजी है, बहुत 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 ही ज़्यादा ईजी है। ठीक, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, पहला चीज तो ये हो गया। तो पहला काम क्या करा रहा है एंजियोटेंसिन 2? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और अल्टीमेटली जीएफआर बढ़ रहा है। सेकेंड चीज जो करवाता है एंजियोटेंसिन 2, दैट इज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन। अब एल्डोस्टेरॉन क्या है भाई? एल्डोस्टेरॉन जो होता है वो एक हार्मोन होता है। क्या होता है भाई? वो एक हार्मोन होता है, वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है। क्या होता है? वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये एक एड्रीनल ग्लैंड का हार्मोन है। जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी आप समझो एल्डोस्टेरॉन इज अ हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन क्या? एक हार्मोन है। और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है भाई? ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये कराता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी। डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को करवाने का काम करता है दिस एल्डोस्टेरॉन। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे जीएफआर बढ़ रहा है, यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम वापस से रिस्टोर हो रहा है। तो वाटर का जो वॉल्यूम है, बॉडी में जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जो ऑस्मोलैरिटी है वो कम हो जाएगी, एंड द जीएफआर विल बी बैक टू नॉर्मल। समझ आई पूरी कहानी? सो एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर। तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज कर रहा है आपको ये समझ में आया। सेकंड चीज क्या कर रहा है एंजियोटेंसिन 2? इट इज रिलीजिंग एल्डोस्टेरॉन, इट इज मेकिंग रिलीज ऑफ, इट इज इनिशिएटिंग द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन, जिसके कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम डीसीटी एंड अल्टीमेटली द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज रिस्टोर्ड। So this is everything about RAS mechanism. Which mechanism? RAS mechanism. Renin angiotensin mechanism. Renin angiotensin mechanism. रिवाइज करने एक बार, चलो रिवाइज कर लो भाई। क्या हो रहा है? सबसे पहले जीएफआर कम हुआ। ठीक है, जीएफआर कम हुआ तो कौन सी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी? जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगी? रेनिन। रेनिन क्या करेगा? रेनिन विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 विल कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2 एंड फाइनली एंजियोटेंसिन 2 दो काम करेगा। सबसे पहले वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अल्टीमेटली ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। Then release of aldosterone, which is a hormone responsible for absorption of water from DCT. और अल्टीमेटली एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, जिससे जीएफआर विल बी बैक टू नॉर्मल। ये वाला डायग्राम देखो, क्या है ये? आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस किस किस के बीच में बनता है? डीसीटी एंड रेफरेंट आर्टेरियोल। अब क्या हुआ भाई? जैसे ही कुछ भी डिक्रीज हुआ जीएफआर तो यहाँ से रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 एंड फाइनली 2। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो दो काम कर रहा है।
पहला तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है और दूसरा क्या करवा रहा है, एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन रिलीज करा रहा है। इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, ब्लड वापस से ब्लड वॉल्यूम रिस्टोर हो जाएगी और जिससे कि हमारा जो GFR है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आई पूरी कहानी? ओके, इजी था ना ये, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। Okay, so angiotensin 2 also activates adrenal cortex to release aldosterone. And what does aldosterone do? Aldosterone causes reabsorption of sodium and water from DCT, distal part of the tubule. This also leads to an increase in blood pressure and the GFR. तो समझ आ गई ना, एंजियोटेंसिन 2 के दो काम, पहला वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड सेकंड इज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन किसके लिए क्या करवाता है, एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल एंड जिससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर और हमारा GFR बैक टू नॉर्मल हो जा रहा है। ओके, क्लियर हो गई कहानी? बढ़िया। लास्टली हम देख लेते हैं रेगुलेशन बाय ANF। तो ANF इज फुल फॉर्म क्या होता है ANF का? ANF होता है एंटी नेट्रियूरेटिक फैक्टर एंड दिस इज सिक्रीटेड बाय, दिस फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय हार्ट। जो हमारा हार्ट होता है वो रिलीज करता है दिस ANF। एंड ANF कब काम करता है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन GFR। जब GFR बढ़ गया तब हमारे बॉडी में ANF रिलीज होता है। सो ANF चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को अगर कोई चेक करके रखा है, उसको भी कोई रेगुलेट कर रहा है, तो दैट इज ANF। सो इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कॉजेज द रिलीज ऑफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अगर हार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, हार्ट में अगर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो इट विल लीड टू द रिलीज ऑफ ANF, दैट इज एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एंड ANF कॉजेज वेजो डायलेशन। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ वेजो कंस्ट्रिक्शन पढ़ा, दैट इज कंस्ट्रिक्शन, दैट इज कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। लेकिन जो ये ANF होता है, ये ANF क्या कराता है? ANF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे तो क्या होगा? द ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज। सो देयर विल बी डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो GFR भी वापस से कम हो जाएगा। इजी है ना? तो भाई क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ा हार्ट में तो ANF रिलीज हुआ। ANF क्या करेगा? ANF कराता है वेजो डायलेशन। जैसे ही वेजो डायलेशन हुआ वैसे ही क्या होगा, वैसे ही बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो GFR है वो वापस से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो है ANF बॉडी में कब रिलीज होता है? व्हेन द GFR एक्सीड्स इट्स लिमिट, ज़्यादा हो गया है GFR, तब ANF काम करता है। कौन काम करता है? ANF। तो ANF की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा इजी थी, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। थैंक यू से पहले मेरी बात सुन लो, फिर मैं एंड करूँगी। आपने 3 टाइप से रेगुलेशन पढ़े, थ्रू हाइपोथैलेमस, सेकेंड थ्रू JG apparatus और the RAS mechanism, and lastly you have studied the regulation by ANF और through heart। अब इसमें से जो फर्स्ट 2 मैकेनिज्म थे, दे विल एक्टिवेट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन GFR। और लास्ट मैकेनिज्म आपने जो पढ़ा ये कब एक्टिवेट होगा? व्हेन देयर इज डिक्रीज इन GFR। सॉरी, जो फर्स्ट 2 मैकेनिज्म आपने पढ़े वो एक्टिवेट होंगे व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन GFR, जब GFR कम हो रहा है। एंड द लास्ट मैकेनिज्म जो विच यू हैव स्टडीड हियर, द ANF मैकेनिज्म, इट विल एक्टिवेट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन GFR। सो हेयर वी आर डन विद दिस। आपने दोनों टाइप के मैकेनिज्म देखे कि अगर GFR बढ़ रहा है तब क्या होगा, GFR कम हो रहा है तब क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो फटाफट से अपने डाउट्स पूछ लो, और सब समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।